हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने देखा अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन, परिचय क्लास थी जिसमें हमने अर्थशास्त्र को समझा, अर्थशास्त्र के प्रकारों को समझा, अर्थव्यवस्था को समझा, उसके प्रकारों को समझा और अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए जो उसके क्षेत्रक हैं उनको भी समझा। आज हम समझेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए पहले मूलभूत अवधारणाओं को समझना होगा, जिसमें आप देखेंगे जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है समझिए। किसी देश के अंदर रहने वाले सभी निवासियों द्वारा जो वस्तुओं का उत्पादन तथा सेवाओं के अंतिम मूल्य को हम जो भी योग उसका निकलता है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कहते हैं। आप भारत को देख लीजिए, भारत के 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, वह नागरिक माने जाते हैं। नागरिक के साथ साथ कुछ और लोग भी रहते हैं। तो सभी लोग जो यहाँ रहते हैं, जो नागरिक भी हैं और गैर नागरिक भी हैं और भारत में रहते हैं, उन सभी के द्वारा उत्पादित वस्तुएं तथा सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को हम जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी से ही तय होता है कि किस देश के पास कितना धन है। तो समझते हैं सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी, जीडीपी क्या है कि एक वित्तीय वर्ष, वन फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को हम जीडीपी कहते हैं। भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होता है। कुछ राज्यों ने जैसे मध्य प्रदेश है, उसने फाइनेंशियल ईयर को 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया है, मगर भारत सरकार आज भी 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य फाइनेंशियल मानती है। तो सबसे पहले जीडीपी। तो जीडीपी क्या हुई कि भारत में रहने वाले सभी, भारत के विषय में बात कर रहे हैं, तो भारत में रहने वाले सभी निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम नेशनल की बात कर रहे हैं तो नेशनल में सीधे से बात आती है कि भारतीयों द्वारा उत्पादित पैसा या फिर धन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी में जो मूलभूत अंतर है वह यह है कि भारत के कुछ लोग विदेशों में रहते हैं और आय कमाते हैं, यानी कि कुछ पैसे कमाते हैं, धन कमाते हैं, और कुछ भारत में रह रहे विदेशों के जो लोग हैं वो कुछ धन कमाते हैं। तो उनका जो अंतर है, उनका जो डिफरेंस है, जब उसे जीडीपी में जोड़ा जाता है तो आपको प्राप्त होती है जीएनपी। मान लीजिए भारत में जो पैसा कमाते हैं विदेशी उसको मानते हैं एम, और भारतीय जो विदेशों में पैसा कमाते हैं उसे मानते हैं एक्स। तो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी प्लस एक्स, यानी कि भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम क्या है? भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय के अंतर को जीडीपी में जब जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो आपको प्राप्त होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो वो होता क्या है? किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश के नागरिक, सिटीजन, निवासी नहीं, सिटीजन, किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को हम जीएनपी कहते हैं। तो जीएनपी क्या है? जीएनपी होता है जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय। यह क्या होती है? जीएनपी। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यह है, समझिए, आपने किसी मशीन के द्वारा एक वर्ष में 3 लाख रुपए का शुद्ध लाभ कमाया, जो आपकी आय है।
किंतु एक वर्ष बाद यही मशीन जो 5 लाख रुपए की थी उसकी कीमत घटकर 4 लाख रुपए हो गई, तो आपको जो मूल्य ह्रास हुआ वो 1 लाख रुपए का था और आपने जो आय कमाई, वो जो आपने धन कमाया उससे वह था 3 लाख रुपए। तो मूल्य ह्रास को भी उसमें से घटाना पड़ेगा, तब आपकी नेट इनकम मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? नेट इनकम। तो 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए घटा दिए तो वो आपका क्या निकल के आया? नेट नेशनल। जब राष्ट्र के स्तर पर होगा तो नेट नेशनल इनकम, और जब हम बात करेंगे व्यक्ति के स्तर पर तो वो नेट इनकम पर कैपिटा होगी। जैसे 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए घटाए तो आपको नेट इनकम जो हुई वो 2 लाख रुपए हुई। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? जीडीपी में विदेशों से हुई आय को जोड़कर तथा एक वित्तीय वर्ष में हुए मूल्यह्रास को घटाकर जो आय बचती है उसे आप क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम माइनस मूल्यह्रास। और ये जो आप देख रहे हैं जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ये सेम है इसके जीएनपी के। तो आप जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम की जगह क्या लिख सकते हैं? जीएनपी, जिसमें से आप क्या घटा देंगे? मूल्यह्रास को। और मूल्यह्रास घटाने के बाद जो आय आपको बचेगी वो क्या कहलाएगी? नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को, नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही आप राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। तो अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आय। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम क्या है? भारत में कारक लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट, क्या? फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही आप क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे। 1868 में उनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो हमने हिस्ट्री की क्लासों में कंप्लीट किया है, उसमें हमने पढ़ा भी है। तो उस पुस्तक में के द्वारा वह भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की गणना करते हैं। और 1868 में प्रति व्यक्ति आय एक वर्ष में जो थी वो केवल 20 रुपए थी। कितनी थी? 20 रुपए। ओनली 20 रुपीज एक व्यक्ति पर ईयर कमा रहा था। तो आप समझ सकते हैं हम कितनी दोयम दर्जे की स्थिति में उस समय दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पीसी महालनोबिस जैसे अर्थशास्त्री। उन्होंने जब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की तो उस समय भारत की राष्ट्रीय आय जो थी वो थी 8,650 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखें तो केवल 247 रुपए। कई पुस्तकों में 246.9 रुपीज है, यानी अप्रॉक्स 247 रुपीज उस समय हमारी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय थी। और राष्ट्रीय आय कितनी थी? तो आप बताएंगे 8,650 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आय थी उस समय। वर्तमान में अगर देखें तो वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तो लेटेस्ट आंकड़े तो नहीं, जो भी आंकड़े पुस्तकों में जो पूछे जाते हैं उसी से मैंने आधार रखा है। तो वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहली है, सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की वह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की अर्थव्यवस्था। दूसरा है चीन की अर्थव्यवस्था। तीसरी अगर आप देखें जापान की अर्थव्यवस्था। चौथी है जर्मनी की अर्थव्यवस्था। पांचवी है भारत की अर्थव्यवस्था। और छठवें स्थान पर आता है यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था। तो 160 लाख करोड़ वर्तमान में कितना है? 160 लाख करोड़, जिसका आधार वर्ष क्या है? 2010-11। पहले आधार वर्ष बेस ईयर जो होता था वो 2004-5 था, लेटेस्ट उसमें सुधार हुआ है और बेस ईयर बना दिया गया 2010 और 11 के मूल्यों के आधार पर 160 लाख करोड़। अगर ट्रिलियन डॉलर में देखें तो ट्रिलियन डॉलर में 3.737 ट्रिलियन डॉलर, 3.737 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका विजन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाया जाए। कितने ट्रिलियन की? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, जो दिख भी रहा है, धीरे धीरे प्रयास
चल रहे हैं। एक नया टर्म आया, जीडीपी था ही पहले से टर्म, जीएनपी था, एनएनपी था, एक नया टर्म आया, उसका नाम है जीवीए, जो कि 2015-16 में ये टर्म आपको दिखाई देता है, सकल मूल्य वर्धन। क्या है? सकल मूल्य वर्धन, जीवीए। क्या होता है? किसी देश की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र कौन से? कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के द्वारा जो वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में जो संवर्धन हुआ, जो बढ़ोतरी हुई, उसे क्या कहते हैं? जीवीए कहते हैं। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य में जो समृद्धि दिखाई देती है, वृद्धि दिखाई देती है, उसे आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन या जीवीए कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवीए कहते हैं। अब हमने राष्ट्रीय आय को देखा, उसके इतिहास को देखा, वर्तमान में अगर देखें तो राष्ट्रीय आय कितनी है और अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, वो उसको देखा। अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो अगर प्रति व्यक्ति आय देखें तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय हम प्राप्त करते हैं राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को भाग देकर, कुल जनसंख्या को भाग देकर जो हमें मिलता है राष्ट्रीय आय में, उसे आप क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। वर्तमान में देखें तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,48,524 रुपए। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,48,524 रुपए, जो विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम दिखाई देती है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य देखें तो उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वह है गोवा, उसके बाद आपको दिल्ली दिखाई देता है और उसके बाद चंडीगढ़। किंतु सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं, वो आपको दिखाई देगी बिहार में। कहां पर है? बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय आपको दिखाई देती है। अगर हम देखें जीडीपी में सेक्टर के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से हिस्सेदारी, तो प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि एवं खनन से जुड़ा है, इसका जीडीपी में परसेंट है केवल, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं 20 to 21%, 20 से 21% के मध्य कृषि क्षेत्र का हिस्सा है। किंतु भारत की 60% आबादी या 60% रोजगार आपको कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, उससे आपकी जीडीपी में हिस्सा है 26.98%, यानी 27%। कितना है? 27%। तृतीय क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है सेवा क्षेत्र से, यहां से भारत का सबसे अधिक धन आता है। सबसे अधिक धन या सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जीडीपी में आपको दिखाई देती है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से 52%। कितनी परसेंट? 52%। और फिर हम लास्ट में देखते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। राष्ट्रीय आय को मापा कैसे जाता है, मेजरमेंट की कैसे की जाती है, वो विधियां क्या हैं? तो सबसे पहली विधि है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि को आप समझें, जो व्यक्ति अपनी कंपनी चलाता है, कृषि का प्रोडक्शन करता है, तो उसने जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की, उसके अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं हम? उसके कुल अंतिम मूल्य को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो उत्पादन विधि के आधार पर। दूसरा आय विधि, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब करता है या जो भी रोजगार वह कर रहा है, उससे जो उसका क्या हो रहा है? धनार्जन हो रहा है, जो अर्जित आय है, उस आधार पर जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो यह राष्ट्रीय आय की आय विधि द्वारा गणना होती है। और तीसरा होता है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर। खर्चा कितना करते हैं? तो एक व्यक्ति के द्वारा अमूमन एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जितना खर्चा किया जाता है, उसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो आपकी व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना है। तो राष्ट्रीय आय की गणना हम 3 विधि पे करते हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक है, तो आज हमने समझा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी को, उसके बाद राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय के इतिहास को, वर्तमान को, भारत की अर्थव्यवस्था को, जीवीए को, और उसके बाद अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद जीडीपी में सेक्टर वाइज अगर देखें, क्षेत्र के हिसाब से देखें तो कितना हिस्सा जीडीपी में कौन सा क्षेत्र देता है, यह समझा। और उसके बाद राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों को समझा। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।